Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, head office, Johar Town, Lahore. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो दो और मॉलिक्यूल्स को आपके सिलेबस में स्पेसिफाई किया है, उनमें से एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड्स। आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो मुझे तो सबसे पहले आपसे ये पूछना कि मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन योर बॉडी इज़, तो आप वाटर बता देंगे। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन योर बॉडी इज़, तो हम कहेंगे प्रोटीन, यानी ड्राई मैस ऑफ सेल कंटेन 50% प्रोटीन। यानी अगर वाटर को कंसीडर ना किया जाए तो सेल के रिमेनिंग मैस के हवाले से बात कीजिए तो वो 50% कौन है, वो प्रोटीन होती है। फिर प्यारे बच्चों, ऐसे ही फंक्शनली मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल इज़ प्रोटीन। हम फंक्शंस के हवाले से भी बात होगी, लेकिन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज़, आंसर इज़ प्रोटीन। आइए बात करें प्रोटीन की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सर ने टॉपिक नेम लिख दिया, यानी क्या, बात करेंगे प्रोटीन की। और प्रोटीन की बात बताने से पहले आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज़ प्रोटीन। पोली मैनी को कहते और मर यूनिट्स को कहते। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएं किसके, अमाइनो एसिड के, यानी अमाइनो एसिड यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा मिल जाएं तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज़ प्रोटीन। अब आइए सबसे पहले बात करें अमाइनो एसिड की। तो सबसे पहले आपको बात बतानी है किसकी, अमाइनो एसिड की। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर कीजिए तो नेम से इंडिकेट होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, उसमें अमाइनो ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा, इसलिए तो नाम रखा क्या, अमाइनो एसिड। हम कहते हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो आंसर इज 170। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, यानी बात हो रही है टाइप्स की। तो प्यारे बच्चों, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, 170 टाइप्स। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कंटेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, हम कहते 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन अगर ऐसे पूछें कि प्रोटीन्स कंटेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, हम कहेंगे 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। फिर सुनिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, 170। प्रोटीन्स कंटेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो हम 25 बोल देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कंटेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते ज़्यादातर प्रोटीन्स के अंदर। आपने कभी अमाइनो एसिड को देखा है? तो यहाँ पर आपके सर उसका स्ट्रक्चर बना रहे, ये देख लीजिए, नेम से इंडिकेट होता है अमाइनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप भी होगा। तो ये सेंटर में ये आपके सर ने कार्बन एटम बना दिया, ये यहाँ पर बना रहे हैं सर। और कार्बन के एक तरफ आपको मिलेगा कौन, अमाइनो ग्रुप, और कार्बन के एक तरफ आपको मिलेगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप मिलता है। और प्यारे बच्चों, कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है और यहाँ पर ये आर ग्रुप आपके सर ने लिख दिया। याद रखिए, इस मॉलिक्यूल को इसीलिए तो अमाइनो एसिड कहते कि कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है,
इसीलिए इसका नाम है अमाइनो एसिड। और ये जो सेंटर में आपको ये कार्बन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन कहते। अब आपके मन में आएगा कि सर अल्फा कार्बन क्या होता है? तो याद रखिए, ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अब आपके मन में आएगा कि सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ी है, आपने उसको फॉलो करना है। और उसमें प्रायोरिटी लिस्ट के हवाले से बात कीजिए तो चूंकि ये ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, इसीलिए ये जो ग्रुप है, अब इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और प्यारे बच्चों, जो अमाइनो एसिड्स के अंदर आपको पर्टिकुलर फीचर्स मिलते हैं, जो अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिसिटी हैं और जो अमाइनो एसिड की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड होते, वो पर्टिकुलरली किस ग्रुप की वजह से? वो इस आर ग्रुप की वजह से। तो वेरिएशन इन अमाइनो एसिड्स इज बिकॉज ऑफ आर ग्रुप। अब आर क्या है? आर को वैसे तो अल्काइल बोलते हैं, लेकिन हम कहते ये जो आर ग्रुप है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। यानी आपकी किताब के हवाले से बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, ये CH3 मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर आर पे हाइड्रोजन आ जाए तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो जाएगा, चूंकि आर में जो सिंपलेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता। तो अगर तो आर आ गया, आर की जगह पर H, तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो जाएगा और उसे हम बोल देंगे क्या? ग्लाइसीन बोल देंगे। और अगर CH3 आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? एलानीन बोल देंगे। अब आप गौर करना, ये आपके सर क्या बना रहे? जैसे अगर यहाँ पर आपके सर ने लिख दिया क्या? अमाइनो ग्रुप, ये देख लीजिए। और कार्बन के एक तरफ आपको मिलेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। और फिर यहाँ पर बात कीजिए तो यहाँ पर अब CH3 लिख रहा हूँ। आप बताइए ये कौन है? यानी अगर आपसे इस अमाइनो एसिड का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? याद रखो एलानीन है। और अगर इस आर की जगह पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसको H से, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइसीन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अब इन अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग किस तरह से होती है? फिर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड वो किस तरह से बनेगा? फिर इसीलिए प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होना चाहिए। इन यूनिट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है? इसे देख लीजिए। हम कहते हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप of one amino acid reacts with hydrogen of amino group of an other amino acid, and the resultant bond between carbon and nitrogen is known as peptide bond, also known as एमाइड बॉन्ड। अब जरा देखिए, ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो ये अमाइनो ग्रुप ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर मौजूद है कार्बन, अब इसके साथ हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? अब इस कार्बन को लिंक करेंगे इस नाइट्रोजन से, और इसका ये वाला H आपके सर ने यहाँ पर लिख दिया। और फिर कौन है? ये CH3, इसके साथ है हाइड्रोजन। फिर यहाँ पर देखिए कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और फिर यहाँ पर OH है। प्यारे बच्चों, ये जो लिंकेज है यानी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते। और याद रखिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एमाइड बॉन्ड। और ये जो टू मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, टू अमाइनो एसिड कंटेनिंग एक बड़ा मॉलिक्यूल बना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डाईपेप्टाइड।
डाई 2 को कहते। तो याद रखिए ये डाई की एसोसिएशन अमाइनो एसिड के साथ है, तो हम कहते 2 अमाइनो एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल इज नॉन एज डाईपेप्टाइड। इसका पर्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम, यानी ये जो अमाइनो एसिड था इसका नाम बताइए ग्लाइसिन, और ये कौन सा है, एलानिन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलानिन, और ये डाईपेप्टाइड है। इसी तरह से आप देखिए इस कार्बोक्सिलिक एंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो थर्ड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और फिर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो 3 अमाइनो एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे, ट्राईपेप्टाइड। फिर ऐसे ही ये चेन इलोंगेट होती रहेगी और प्यारे बच्चों क्या होगा, टेट्रापेप्टाइड, फिर पेंटापेप्टाइड, और फिर जब बेइंतहा अमाइनो एसिड, हम कहते हैं प्रोटीन्स के अंदर हमने 51 से लेकर 3000 अमाइनो एसिड्स देखे हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो लॉन्ग चेन बनेगी आप कहना पॉलीमर, यानी मैनी यूनिट्स कंटेनिंग, तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज नॉन एज प्रोटीन। इसी तरह से ये जो 2 अमाइनो एसिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल डाईपेप्टाइड, आपसे पूछना हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डाईपेप्टाइड, तो आप बता देंगे 1, और हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन डाईपेप्टाइड, तो अमाइनो एसिड तो 2 हैं। ऐसे ही आपसे पूछ रहा कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड, तो अमाइनो एसिड्स तो 5 होंगे, लेकिन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन पेंटापेप्टाइड, तो आप एक बॉन्ड को कम कर देंगे। प्यारे बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये जो नंबर और सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन को तो देखा होगा, पढ़ा भी होगा, याद रखिए हीम आयरन को कहते और ग्लोबिन ग्लोबुलर को कहते। तो चूंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और सेंट्रल मेटेलिक एलिमेंट आयरन होता है, इसीलिए इसका नाम हीमोग्लोबिन है। और हीम ब्लड को भी कहते चूंकि रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। और प्यारे बच्चों इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं और 2 टाइप्स की, यानी 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। और अमाइनो एसिड कितने, हम कहते हैं 574 अमाइनो एसिड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन मौजूद होती है किधर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। बिलफर्ज गलत, ये आपके सर ने रेड ब्लड सेल बना दिया। आपको याद है रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड कॉर्पसल की जो शेप होती है वो कैसी, हम कहते बाई कनकेव होती है। मैंने तो ऐसे रखा याद कि बाई 2 को कहते और कनकेव और केव गार को कहते। अगर दोनों जानिब से डिप्रेशन होगा तो बाई कनकेव होता है। वो बचपन में फांटा वाली गोली होती थी एक, अगर आप उसको देखिए तो उसके दोनों तरफ डिप्रेशन होता है, तो कुछ ऐसा ही होता है। कौन, रेड ब्लड सेल्स। और इसके 95% पार्ट पे मौजूद होती है कौन, हीमोग्लोबिन। और प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी एक चेन में एक अमाइनो एसिड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं होता है, यानी वो जिस अमाइनो एसिड को उस जगह पर होना था वहाँ पर नहीं होता है। फिर उससे मसला क्या होता है, तो इससे आपको समझ आएगी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये किस कदर इम्पोर्टेंट है। ये आपके सर ने जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की वो दिखा दी, यानी प्यारे बच्चों पहला अमाइनो एसिड बीटा चेन में वैलीन है, फिर हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनीन है, प्रोलीन है, ग्लूटामेट है, 6th अमाइनो एसिड, 7th भी कौन है, ग्लूटामेट है। ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बता दिया। अब आप देखिए ज़रा कि वैलीन तो वही रहा, हिस्टिडीन भी वही है, ल्यूसीन भी वही है,
थ्रियोनीन भी वही है, प्रोलीन भी वही है, लेकिन ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड की जगह पर कौन आ गया? वेलिन आ गया। प्यारे बच्चों, अगर आप ग्लूटामिक एसिड की बात कीजिए तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन वेलिन ये न्यूट्रल होता है। तो प्यारे बच्चों, नॉन पोलर बोल दीजिए। तो जब ये इस तरह से आएगा तो अब जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो नहीं रहेगी, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर चेंज तो आएगा। उस चेंज के आने की वजह से इस रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है ये बाइकनकेव नहीं रहेगी, बल्कि चेंज हो जाएगी। क्योंकि 95% पार्ट पे जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बदली है तो आप प्यारे बच्चों बदलेगा कौन? हम कहते रेड ब्लड सेल भी बदलेगा। ये इस तरह से डिफरेंट शेप के अंदर आता है। ये जो कंडीशन है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल अभी मैं कुछ देर में बताता हूं। सेल एनीमिया याद रखिए, ए विदाउट को कहते, ईमिया ब्लड को कहते। विदाउट ब्लड हम कहते डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इज नॉन एज एनीमिया। तो अगर ये बाइकनकेव आरबीसी सिकल की सूरत में आ जाए, सिकल दरांती को कहते, मेरे गांव में दात्री कहते इसको। और प्यारे बच्चों, अगर आपने किसी बाई को सिट्टा बूनते हुए देखा हो तो उस बाई के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा है? वो सिकल ही तो होती है। और आप देखिए इस बाइकनकेव आरबीसी ये हीमोग्लोबिन में चेंज आने की वजह से ये चेंज हो गया किस में? सिकल सेल की सूरत में। तो ये जो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होगी इस कंडीशन का नाम है सिकल सेल एनीमिया। आपने देखा कि एक तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उनका जो सीक्वेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में आप देखिए 1 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड यानी 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट होना था, वो नहीं है तो वेलिन आ गया। तो फिर क्या? बाइकनकेव आरबीसी सिकल सेल की सूरत में आ गया। तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है ये उसका सीक्वेंस आपके सर ने बता दिया कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह पर वेलिन आ गया। अब आइए मैं आपको बताऊं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। आप बता दीजिए व्हाट इज क्लासिफिकेशन? हम कहते शंत प्रोसेस को कहते, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लासेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। और अगर आप ग्रुपिंग के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते 3 टाइप्स की होती हैं। प्यारे बच्चों, कौन कौन सी? कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते फिब्रस प्रोटीन्स, नेम से इंडिकेट होता है कि फिलामेंटस टाइप हैं। और प्यारे बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, अगरचे पीएमसी के सिलेबस में नहीं, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर फिब्रस प्रोटीन। तो ये आपस में मिलके और शीट सी बना रही होती हैं और बॉडी के, और ये इनसोल्युबल इन वाटर हैं, और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन फिब्रस प्रोटीन करेंगी। जैसे नेल्स में, हेयर में जो प्रोटीन होती है उसे क्या कहते? उसे कैराटिन प्रोटीन कहते। कैरेट हॉर्न को कहते, सींगों को कहते, इन विद इन को कहते। तो हॉर्न्स के अंदर देखी गई तो नाम रख दिया क्या? कैराटिन। फिर इसी तरह से मायोसिन की जो टेल है वो फिब्रिस होती है। फिर प्यारे बच्चों, कुछ आपको ऐसी मिलती हैं जिन्हें आप कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। नेम से इंडिकेट होता है कि स्फेरिकल इन शेप होती हैं तो ग्लोबुलर बोल दिया करते। जैसे आप एंजाइम्स की बात कीजिए, अमाइनो और एंजाइम्स के साथ आप बात कीजिए एंटीबॉडीज़ की। फिर वो जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनकी बात कीजिए तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और कुछ ऐसी जो स्ट्रक्चर के हवाले से इंटरमीडिएट होती हैं, जो स्ट्रक्चर के हवाले से इंटरमीडिएट हैं, वो कौन है? बात होती है फिब्रिनोजिन की। नेम से इंडिकेट होता है
फिब्रिन तो फिब्रिन को कहते, जेन जनरेटिंग को कहते। तो ये इन दोनों के बस इन बिटवीन ग्लोबुलर फिब्रिस यानी ओवल शेप्ड बोल दीजिए, यानी इस तरह से इलोंगेटेड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसे क्या कहते, इंटरमीडिएट प्रोटीन। यानी कौन है, फिब्रिनोजिन, फिब्रिन जनरेटिंग, आपको मालूम ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स की जो फंक्शंस हैं और इम्पोर्टेंस है ये भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर लिखी है, तो इसके हवाले से भी बात होगी। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये बता रहा हूँ सर, फिर इसके हवाले से बात करेंगे, यानी धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ये प्रोटीन्स आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाती हैं। भाई कौन से स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे अभी आपसे जिक्र किया कि केराटिन प्रोटीन की बात कीजिए, आपके हेयर के अंदर भी मौजूद है, आपके जो नेल्स हैं इनके अंदर भी मौजूद है, आपके जो स्किन है इसके अंदर भी मौजूद होती है। फिर प्यारे बच्चों, अगर आप बात कीजिए कि जो वायरसेस हैं इनका प्रोटीन कोट है, ये भी कौन है, प्रोटीन ही तो है। फिर आइए अब हम बात करें किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम्स, एन वैसे अंदर को कहते, जाइम यीस्ट को कहते, बायो कैटालिस्ट हैं। आपको मालूम सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो करवा रहा वो एंजाइम है, और एंजाइम्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं। आपको पेप्सिन तो याद आती होगी, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही। फिर ग्लूटामीन सिंथेटेज की बात कीजिए, ये ग्लूटामेट और अमोनिया को मिला के तो ग्लूटामीन की फॉर्मेशन कर रही, तो ग्लूटामीन सिंथेटेज की बात कीजिए तो ये भी तो एंजाइम है। फिर राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज की बात कीजिए जो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और राइबुलोज बिसफॉस्फेट के बीच में रिएक्शन करवा रहा, वो एंजाइम प्रोटीन ही तो है। फिर आइए फंक्शंस की बात बता रहा हूं कि हार्मोन्स के हवाले से बात करेंगे। जैसे इंसुलिन की बात कीजिए, आपके ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट कर रही, तो प्यारे बच्चों ग्लूकागोन, ये सारे प्रोटीन हार्मोन्स हैं। फिर एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH की बात कीजिए तो ये एक तो एड्रीनल कॉर्टिक्स को स्टिमुलेट कर रही, फिर ग्रोथ के अंदर भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही। और इन हार्मोन्स के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ प्रोटीन्स हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है। प्यारे बच्चों वो कौन है, एक तो हीमोग्लोबिन है, और फिर एक आपके मसल के अंदर प्रोटीन है जो स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड, मायोग्लोबिन बोलते हैं। फिर ऐसे ही हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात कीजिए तो इसमें आपको मिलती है कौन, एल्ब्यूमिन का जिक्र करते, और एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन योर ब्लड प्लाज्मा, और ये अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बिलीरुबिन की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फिर कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, स्टोरेज प्रोटीन है। और स्टोरेज प्रोटीन की बात कीजिए तो ओवलब्यूमिन जो एग वाइट है तो ये भी तो स्टोरेज प्रोटीन है, अमाइनो एसिड की स्टोरेज है। फिर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है कैसीन कहते, तो ये भी तो स्टोरेज फॉर्म है। फिर प्यारे बच्चों कुछ टॉक्सिन्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते, तो आइए बात करते हैं उन टॉक्सिन्स की। जैसे एक तो है स्नेक वेनम की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये जो टॉक्सिन है प्रोटीन इन नेचर होता है। फिर डिप्थीरिया टॉक्सिन्स की बात कीजिए तो ये भी प्रोटीन इन नेचर होता है। तो ये जो सारी बातें थीं ये प्रोटीन के हवाले से। आज हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक इसे लिपिड्स कहते। अब प्यारे बच्चों इसकी एटमोलॉजी है ऑयली,
ग्रीसी अपीयरेंस कोई चीज़ रखे तो उसे क्या कहेंगे? लिपिड्स। ये एटमोलॉजी है। अब ये होते क्या हैं? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बेस पे हम लोग बताएंगे। जैसे पहली बात तो ये है कि हम कहते लिपिड्स आर हेट्रोजीनस। हेट्रो डिफरेंट को कहते और जीनस नेचर को कहते। तो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। तो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते। हेट्रो बताइए किसे कहते? डिफरेंट को कहते। जीनस नेचर को कहते। तो डिफरेंट नेचर रखने वाले ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं और इनकी एसोसिएशन किससे? फैटी एसिड के साथ है। फिर प्यारे बच्चों, लिपिड्स के हवाले से ख़ास तौर पर ये बात होती है कि हम कहते ये हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रो बोलिए तो क्या? वाटर को कहते और फोबिया फियर को कहते। तो ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्यूबल होते। तो फिर प्यारे बच्चों, अब सोलुबिलिटी की बात कीजिए तो हम कहते ये सोलूबल होते हैं किस में? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात कीजिए, अल्कोहल की बात कीजिए, और प्यारे बच्चों डिफरेंट जो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मिलते हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं? सोलूबल होते हैं। और मैक्सिमम एनर्जी यील्डिंग हम लोग बोलते ये यील्ड करते हैं और स्टोर कर रहे क्या? डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किससे डबल? कोई कंपैरिजन तो होगा। तो हम कहते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों हो गया? तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है इनमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसका प्रोपोर्शन हाई है, और लो प्रोपोर्शन होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। तो ऑक्सीजन के कम होने की वजह से भी ये इनसोल्यूबल इन वाटर हो गई, यानी ये कंपाउंड्स हाइड्रोफोबिक हो गए। अब आप पूछेंगे कि सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़्यादा होने से क्या होगा, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कम होने से क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ये चूँकि इस्तेमाल होते हैं किधर? रेस्पिरेशन में। और आपने देखा है कि धीरे धीरे क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर क्या होगा? हम कहते NAD पॉजिटिव, ये चेंज हो जाएगा किस में? NADH में। फिर ऐसी हम लोग बात कर रहे होते हैं कि FAD, ये चेंज हो जाएगा किस में? FADH2 के अंदर। और आपको मालूम कि एक NADH की ब्रेकडाउन से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 की ब्रेकडाउन से 2 ATP बनते। तो प्यारे बच्चों, जिस कदर ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उस कदर ज़्यादा ब्रेक होगा, उतने ज़्यादा हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव को बदल देंगे NADH में, उस कदर ज़्यादा ये हाइड्रोजन FAD को बदल देंगे किस में? FADH2 में। इसीलिए हम कहते कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो प्रोपोर्शन ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम होते, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये जो लिपिड्स हैं यील्ड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स क्या होते? हाइड्रोफोबिक होते। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। तो आइए अब बात करते हैं किसकी? फैटी एसिड की। प्यारे बच्चों, फैटी एसिड की बात कीजिए तो हम कहते कार्बन के एक तरफ आपको मिलेगा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप मिलेगा, और फिर इसके साथ आपको हाइड्रोजन भी तो मिलते हैं और साथ में आपको मिलेगा कौन?
कार्बन, यानी कार्बन के एक साइड पे आपको मिलेगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप कहेंगे कि सर इन्हीं को तो हम लोग कहते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और फैटी एसिड्स के अंदर जो फर्क होता है वो किस चीज का होता है, तो याद रखिए फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं, लेकिन हम कहते वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो लिपिड्स का पार्ट हो गए उन्हें क्या कहते, उन्हें फैटी एसिड कहते। यानी फैटी एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो लिपिड्स का पार्ट हो गए। कौन से हो गए, हम कहते इनकी रेंज होती है, यानी 2 to 30 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। और ये भी याद रखना इवन नंबर की बात होती है, यानी आपको 2 कार्बन वाला फैटी एसिड तो मिल जाएगा, और वो कौन है, और 4 वाला फैटी 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होगा कि नहीं, यकीनन होगा। 6 वाला होगा, 18 वाला, 16 वाला हम कहते होगा। लेकिन आप बताइए 7 कार्बन कंटेनिंग क्या फैटी एसिड होगा, नहीं होगा, चूंकि ओड में आ गया। और प्यारे बच्चों 19 कार्बन कंटेनिंग क्या फैटी एसिड होगा, हम कहते नहीं होता, चूंकि इवन में है। चूंकि ओड में है ना, तो हमने बात करनी है जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग होंगे वो पार्ट हो गए किसका, लिपिड्स का, उन्हें फैटी एसिड बोलते। जैसे 2 कार्बन कंटेनिंग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। और प्यारे बच्चों अगर तो 4 कार्बन कंटेनिंग होगा तो हम बोल देंगे क्या, ब्यूटायरिक एसिड। 16 कार्बन कंटेनिंग होगा तो हम बोल देंगे पामिटिक एसिड। और ऐसे ही अगर 18 कार्बन कंटेनिंग हो और कार्बन 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड भी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ओलिक एसिड। तो बेसिकली मुझे आपको बताना ये है कि अगर आप इन फैटी एसिड्स के हवाले से बात कीजिए तो फैटी एसिड्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते। याद रखिए, एक टाइप ऑफ फैटी एसिड उसे हम लोग कहते सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक और टाइप देखिए उसे कहते अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखिए वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे फैटी एसिड को क्या बोलते, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो ऐसे फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादातर आपको प्लांट्स के अंदर मिलते, और सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कीजिए ये ज़्यादातर आपको एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये 1 से लेकर 6 तक हो सकते, 1 to 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर। अब जरा देखिए अगर एसिटिक एसिड की बात कीजिए तो आप लोग बना देंगे ऐसे कि भाई एक तरफ तो होना चाहिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होगा। और फिर प्यारे बच्चों अगर इस यहाँ पर कार्बन आ गया, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, और आप इसके साथ अटैच कीजिए CH3 यानी C है और H3 यानी 3 हाइड्रोजन आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और प्यारे बच्चों अगर ऐसे ही ये 4 कार्बन कंटेनिंग हो गया तो हम लोग बोलेंगे क्या, ब्यूटायरिक एसिड है। फिर इसी तरह से चेन को बढ़ाते जाइए, हम लोग बोलते हैं अगर तो 16 कार्बन कंटेनिंग होगा तो फिर बोलेंगे क्या, पामिटिक एसिड। और कार्बन 9 और 10 के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो और 18 कार्बन कंटेनिंग हो तो उसे ओलिक एसिड बोलेंगे। जैसे मुझे आपसे पूछना कि ऑल आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट ओलिक एसिड। और प्यारे बच्चों ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, और जो सैचुरेटेड ये
सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, इसीलिए हम कहते वो लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने वो भी लिक्विड होते, उन्हें ऑयल कहेंगे। और वो लिपिड्स जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने उन्हें हम लोग फैट्स कहते। यानी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनेंगे उन लिपिड्स को हम लोग फैट कहते हैं या फैट्स बोल दीजिए। और प्यारे बच्चों, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनते उन्हें ऑयल कहते। और आपको याद आता होगा, अगर आपने ऑयल को फैट में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करना होगा? हाइड्रोजीनेशन। यानी बेसिकली आपको इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इस लिपिड्स के अंदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो 2 टॉपिक्स की स्पेसिफिकेशन की है, आइए उसके हवाले से बात करेंगे। पहला टॉपिक देख लीजिए, उसे कहते एसाइल ग्लिसरॉल। सबसे पहले मैं आपको जो ग्लिसरॉल है ना, इसका फॉर्मूला यानी ये कैसा होता ये बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, कार्बन 1 2 और ये कार्बन 3 है। और याद रखना, हर कार्बन के साथ आपको एक OH ग्रुप मिलेगा। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ट्राईओल है, 3OH ग्रुप कंटेनिंग। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है तो आपने यहाँ पर लिख देंगे H, यहाँ पर भी लिख देंगे H, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी H लिख देंगे, यहाँ पर भी H। ये मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी एक बॉन्ड पड़ा है इसका। तो प्यारे बच्चों, ये जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और हर कार्बन के साथ OH अटैच है, इस मॉलिक्यूल का नाम है क्या? ग्लिसरॉल। अब आपने गौर करना है, आपके सर क्या बना रहे? प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ मौजूद है क्या? OH, और एक तरफ ये जो चेन सी है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ R, तो आप इसे बोल दीजिए क्या? ये फैटी एसिड है। और यहाँ पर कार्बन होगा और उसके साथ जो भी अटैच होता है, तो सिंपली आप इसे बोल दीजिए क्या? फैटी एसिड। अगर ऐसे ही आपके सर एक और फैटी एसिड यहाँ पर बना दें, फिर आप देखिए ये एक और फैटी एसिड आपके सर ने बना दिया, तो प्यारे बच्चों, आपको जो एसाइल ग्रुप है वो याद आता है। याद रखिए, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम है एसाइल ग्रुप। कभी आपने पढ़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन पढ़ी होगी। तो एसाइलेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। यानी इस ग्रुप की जो एडिशन है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एसाइलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, इधर से गया है कौन? हाइड्रोजन, और यानी आप यहाँ पर कीजिए, वेरिएशन है, यहाँ से गया OH ग्रुप, इधर से कौन? हाइड्रोजन। तो ये एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ? यानी डिहाइड्रेशन हुई है ना, वाटर निकल गया, तो ये एसाइल ग्रुप ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे क्या बोलोगे? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। फिर क्या होगा? जब अभी भी ये रिएक्टिव होगा, इधर से OH गया, इधर से गया H, और फिर ये एसाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, इसे बोलेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। जब तीसरा अभी भी रिएक्टिव है, चूंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जब ये भी बॉन्डिंग में चला गया, इसे बोलेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। याद रखना, ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है इसे न्यूट्रल लिपिड भी कहते। न्यूट्रल रिगार्डिंग रिएक्टिविटी, चूंकि सारे रिएक्टिव ग्रुप्स तो यूज हो गए तो मजीद रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है उसे हम लोग न्यूट्रल लिपिड्स भी बोलते हैं। और याद रखिए, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड भी कहते, डाई एसाइल ग्लिसरॉल को डाई ग्लिसराइड भी कहते, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राई ग्लिसराइड भी कहते।
अब ये प्रोसेस और ये किस तरह से बनता है ये मैं आपको अभी दिखा रहा। देख लीजिए, यहां से गया कौन, OH ग्रुप, इधर से गया H, तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर हुई। और प्यारे बच्चों, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हम एसाइल ग्लिसरॉल को डिफाइन करते हैं ऐसे, कैसे, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। अब आपके मन में आएगा कि सर एस्टर क्या होता है। एस्टर बताने से पहले जो सारे ग्रुप्स हैं उनको रिकॉल कर लीजिए। आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला आता है, आप कहते थे OH है। क्या आपको एल्डो ग्रुप का फॉर्मूला आता है, हम कहते कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन लाजिम होना चाहिए, ये कौन है, एल्डो ग्रुप। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, दोनों तरफ कार्बन हो, तो इसे क्या बोलते, कीटो ग्रुप बोलते। अब आपकी जहानत का इम्तिहान है, आप बताइए अगर इस H के साथ आ जाए O, अब इसे क्या बोलेंगे, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यही तो प्यारे बच्चों फैटी एसिड्स हैं। फिर ऐसे ही अगर इस कार्बन के साथ आ जाए ऑक्सीजन, अब इसे एस्टर बोलते हैं, यानी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन हो, इसे क्या कहते, एस्टर बॉन्ड कहते, और इन कंपाउंड्स को एस्टर बोलते। आप देखिए, बॉन्डिंग के बाद कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ कौन है, कार्बन है, इसीलिए तो हम कहते कि एसाइल ग्लिसरॉल ये एस्टर हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और फिर देखिए यहाँ पर OH था, OH गया, यहाँ पर H गया, तो फिर डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर होती है, इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए, इसे कहते हैं डाई असाइल ग्लिसरॉल। तो हाउ मेनी ग्लिसरॉल आर प्रेजेंट इन डाई असाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक ही होगा, फैटी एसिड दो होंगे। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों, अभी भी चूंकि यहाँ पर जो OH था वो रिएक्टिव ग्रुप मौजूद है, और यहाँ से H, तो फिर क्या होगा, इधर से OH गया, इधर से H, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो बॉन्ड होगा फिर एस्टर बॉन्ड है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इधर ऑक्सीजन के साथ कार्बन, तो एसाइल ग्लिसरॉल को हम कहते एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। और ये जब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, या ये जो ट्राई ग्लिसराइड है, इसी को न्यूट्रल लिपिड बोलते। चूंकि मजीद हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, ये रिएक्टिव नहीं रहा, तो इट इज़ न्यूट्रल रिगार्डिंग रिएक्टिविटी। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो दूसरा टॉपिक इसमें लिखा है वो फॉस्फोलिपिड है। अब हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड आपको नेम से इंडिकेट होता है कि ऐसे लिपिड्स जिनके अंदर फॉस्फेट होगा उन्हें क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। अब डेफिनेशन सुन लीजिए, हम कहते फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। अब आपके मन में आएगा कि सर पहले तो फॉस्फेटिडिक एसिड का बताइए। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये ग्लिसरॉल था और ये दो फैटी एसिड ये आपस में अटैच हो गए। इस मॉलिक्यूल का नाम बताइए। इस मॉलिक्यूल का नाम है डाई असाइल ग्लिसरॉल। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या, या डाई ग्लिसराइड बोल दीजिए। ये जो थर्ड पोजीशन पे OH है, इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा कौन, फॉस्फोरिक एसिड। आप देखिए इधर OH है, इधर भी कौन OH है, इधर भी कौन OH है। और प्यारे बच्चों इस फॉस्फोरिक एसिड से चला जाएगा कौन H, और इधर से चला जाएगा OH, यानी फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। और फिर ये फॉस्फेट इस डाई असाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जब फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाए, इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम होगा क्या, फॉस्फेटिडिक एसिड। यहाँ से H, इधर से OH गया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये जो कोलिन बेस ये ऐड हो गई किस में,
फॉस्फेटिडिक एसिड में। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है क्या? फॉस्फेटिडिल कोलिन, और सिंपली हम इसे बोल दिया करते हैं क्या? लेसिथिन। याद रखना, लेसिथिन की एटमोलॉजी है एग यॉक, चूंकि सबसे पहले एग यॉक के अंदर देखा गया और एग यॉक के साथ एसोसिएशन, इसीलिए हम लोग इसे कहते क्या? लेसिथिन। इस स्ट्रक्चर को अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड हो तो उसे क्या बोलते हैं? पामिटिक एसिड। तो अगर ये इस तरह से चेन को आपके सर लंबा करते जाएं, है ना, यानी पामिटिक एसिड हो और ये ओलिक एसिड हो, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि एक हेड है और दो लॉन्ग टेल अटैच हैं इसके साथ। यानी अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आपके सामने दिखा दूं तो प्यारे बच्चों, एक स्ट्रक्चर तो इस तरह से होगा कि ये हेड है और इसके साथ फिर अटैच हो जाएंगी कौन? दो टेल अटैच होती हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो बेंड दिखाता है, ये जो किंक है, ये शो करती है किसको? पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन को। जहां पर ये डबल बॉन्ड आता है वहां पर बेंड आता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं हेड है, और ये टेल होती है। और हेड के हवाले से बात कीजिए, चूंकि प्यारे बच्चों इसमें होता है कौन? फॉस्फेट होता है ना, इसीलिए तो हम लोग इसे बोलते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो बोलिए तो क्या? वाटर को कहते, और फिलिक लव को कहते। तो यानी वाटर के साथ बॉन्डिंग होती है, अफिनिटी है, तो ये हाइड्रोफिलिक है। टेल के हवाले से बात कीजिए तो उसमें CH ही मिलेगा आपको, यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग। इसीलिए प्यारे बच्चों हम इसे कहते ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो बोलिए तो क्या? वाटर को कहते, और फोबिक फियर को कहते, यानी वाटर रिपेलेंट पार्ट है। और ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहीं पर देखा? आपकी जो भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही तो बनाती है, और मैक्सिमम सरफेस ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूल। जैसे प्यारे बच्चों आपने ऐसे पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, ये याद आता है ऐसा स्ट्रक्चर? तो ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी 20 to 40%। अगर तो कोलिन हो तो फॉस्फेटिडिल कोलिन है, सेरीन हो फॉस्फेटिडिल सेरीन है, एथेनोलामीन हो फॉस्फेटिडिल एथेनोलामीन है। तो ये तो फॉस्फोलिपिड्स का जो स्ट्रक्चर उसके हवाले से बताया। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स। और प्यारे बच्चों अगर आप बात कीजिए असाइल ग्लिसरॉल की, तो मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स एसाइल ग्लिसरॉल हैं आपकी बॉडी में, और यही सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।